मुंबई में बीएमसी चुनाव में किसी को बहुमत न मिलने से संकट खड़ा हो गया है और इस संकट को सुलझाने के लिए शिवसेना की बैठक होने वाली है। बैठक में चर्चा इस बात पर हो रही है कि बिना बीजेपी बीएमसी में बहुमत कैसे हासिल किया जाए। कांग्रेस सांसद गुरदास कामत और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने कह दिया है कि वो शिवसेना को किसी हालत में समर्थन नहीं देंगे। संजय निरुपम ने तो यहां तक कह दिया कि शिवसेना की ओर से उनसे संपर्क भी किया गया था। मुंबई में शिवसेना भवन में पार्टी के नेताओं और नवनिर्वाचित पार्षदों की बैठक की अध्यक्षता उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। चुनाव के नतीजों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें बटोरने वाली शिवसेना और बीजेपी दोनों ही मेयर पद पर अपना अपना दावा कर रही हैं। पर यह निश्चित है कि शिवसेना का ही मेयर होगा। यह निश्चित है, शिवसेना का ही मेयर होगा। मेयर पद पर कोई गैर मराठी बैठे, इस पर कोई आपत्ति नहीं शिवसेना को। नहीं, शिवसेना ने टिकट देते समय कोई आपत्ति नहीं थी, तो बनाने में क्या आपत्ति है। 227 सीटों की बीएमसी में बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा 114 सीटों का है। इस आंकड़े की जितनी सीटें ना तो शिवसेना हासिल कर पाई हैं और ना ही बीजेपी। जाहिर है सत्ता हासिल करने के लिए दोनों को दूसरी पार्टियों का सहारा लेना ही पड़ेगा, लेकिन शिवसेना बीजेपी को मेयर पद से बाहर रखने के लिए हर गणित लगा रही है और वो बीजेपी के साथ मेयर नहीं बनाना चाहती। सूत्रों के मुताबिक 227 सदस्यों की बीएमसी में मेयर पद की वोटिंग के दौरान 9 मार्च को कांग्रेस और एनसीपी सदन में ना आकर बाहर रह सकती हैं, जिससे सदन की कुल तादाद 187 हो जाएगी, जिसके लिए बहुमत का आंकड़ा खिसक कर 94 रह जाएगा। फिलहाल 84 सीटें शिवसेना की और 4 निर्दलीय उसके साथ आ चुके हैं। एक और निर्दलीय अरुण गवली की बेटी गीता गवली का भी उनके साथ आना तय हो चुका है और इस तरह ये आंकड़ा 89 का हो गया है। राज ठाकरे के साथ पार्षद भी शिवसेना के साथ आने वाले हैं। इस तरह शिवसेना का आंकड़ा 96 हो जाएगा, जो बहुमत के 94 के आंकड़े से 2 ज्यादा है। कांग्रेस ने भी शर्त रख दी है कि शिवसेना पहले महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार से हटे। राज्य में शिवसेना और भाजपा की गठबंधन है, हम तो थर्ड पार्टी है, तो पहले वो फैसला करे कि साथ में रहना चाहते कि नहीं रहना चाहते हैं, उसके बाद ही प्रश्न पैदा होता है कि क्या करना है। तो देखेंगे, अभी कुछ में कोई डेवलपमेंट नहीं है। हालांकि कांग्रेस के लिए अपने सभी पार्षदों को अपने साथ बनाए रखना मुश्किल होगा। वोट न करने की हालत में कुछ पार्षद टूटकर बीजेपी की ओर भी जा सकते हैं, इसलिए कांग्रेस सोच विचार कर ही कोई कदम उठाएगी। शिवसेना इन सभी पार्टियों को बीजेपी हम सबका दुश्मन ये कहकर एक साथ लाने की कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि एक धड़ा ये भी कह रहा है कि शिवसेना और बीजेपी सिर्फ दिखावा कर रही हैं, लेकिन अंत में दोनों मिल जाएंगी। दोनों का महाराष्ट्र में पुराना इतिहास रहा है कि चुनाव से पहले दोनों लड़ते हैं और बाद में मिलकर सरकार बना लेते हैं। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव इसके ताजा उदाहरण हैं, जहां दोनों जगह शिवसेना सरकार में है। इसका फायदा चुनाव से पहले दोनों पार्टियां उठाती हैं। शिवसेना मराठियों का वोट लेती है और उससे नाराज उत्तर भारतीयों और गुजरातियों का वोट बीजेपी झटक लेती है और बाद में दोनों मिलकर सत्ता की मलाई एक साथ खाते हैं। और इस बीच मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने कहा है कि शिवसेना ने उनसे संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने शिवसेना का साथ देने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस किसी भी हालत में शिवसेना को समर्थन नहीं देगी। हम लोगों ने सर्वसम्मति से यह फैसला किया है, यह फैसला कल भी हमने किया था कि महापौर के चुनाव में, डिप्टी मेयर के चुनाव में कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ नहीं जा रही। जो बार बार इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है वो गलत है। और अब दिन की दूसरी बड़ी खबर, 5वें दौर के लिए चुनाव प्रचार थम गया। इससे पहले उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल काफी गर्म रहा है। एक दूसरे को टक्कर दे रही समाजवादी पार्टी और बीजेपी में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और आज दोनों के बीच नकल को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। तो डिंपल ने मोदी और स्मृति को जवाब दिया है। हमें बताओ, कोई है जिसने बचपन में नकल न की हो? हाथ खड़ा करके बता दे। थोड़ी बहुत सब कर लेते हैं। और फिर प्रधानमंत्री जी, आप भी तो नकल कर रहे हो दूसरे तरह की चीजों की। हमें पढ़ाई की नकल बता रहे हो कि हम पढ़ाई की नकल कर रहे हैं
और बताओ कपड़े पहनने की नकल कौन कर रहा है? अखिलेश यादव ने आज यूपी के सिद्धार्थनगर में आयोजित रैली में पीएम के कल के बयान का जवाब देते हुए कहा कि नकल और भेदभाव की बातें करके वो यूपी के लोगों को बदनाम कर रहे हैं। पीएम ने कल गोंडा में कहा था कि यहाँ तो नकल का कारोबार चलता है। गोंडा में तो जत्थाबंद चोरी का बिजनेस चलता है, व्यापार चलता है कि हमारे यहाँ अगर परीक्षा का केंद्र लगा दोगे तो इतनी बोली बोली जाती है, तुम परीक्षा का केंद्र लगा दो, बाबू को इतना पैसा मिल जाएगा। ये बेईमानी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये परीक्षा केंद्रों की नीलामी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पीएम के कसाब वाले 2 दिन पहले के बयान का डिंपल यादव ने गोंडा में जवाब दिया। बच्चे बैठे, आप इनसे पूछ लीजिए क से कबूतर होता है कि नहीं? लेकिन अखिलेश भैया ने परिभाषा बदली है क से, और मैं समझती हूँ क से कंप्यूटर सिखाया उन्होंने, स से स्मार्टफोन सिखाने जा रहे हैं, और ब से हमारी बहनों को प्रेशर कुकर तो देंगे ही सीटी बजाने के लिए, साथ ही किराया मुफ्त, आधा किराया सरकारी बसों में बहनों के लिए मुफ्त। डिंपल ने स्मृति ईरानी के कानून व्यवस्था वाले बयान पर भी चुटकी ली। कहा वो सीरियल में काम कर चुकी है, इसलिए डायलॉग मार रही है। वो सीरियल्स में काम कर चुकी हैं तो उनको इस तरह के डायलॉग मारा गया है, तो मैं समझती हूँ उनका वो होगा ऐसा मारना डायलॉग, उनको अच्छा लगता होगा, तो लेकिन वो इस तरह की बातें नहीं करती तो अच्छा होता। मुझे ऐसा लगता है कि इस ओछी तरह की राजनीति की अपेक्षा मुझे डिंपल यादव से नहीं थी, लेकिन चूंकि वो अपनी राजनीतिक प्रतिभा का दर्पण और दर्शन दे रही हैं, तो मुझे इससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं कहना है। जी। उधर यूपी के देवरिया में रैली कर रही मायावती ने आज मुस्लिमों से वोट मांगे। आपके देवरिया जिले के खासकर मुस्लिम समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं, तो फिर उनका वह वोट पूरी तरह से न केवल बेकार ही चला जाएगा, खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को भी अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। यूपी में 27 फरवरी को 5वें चरण के लिए 52 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इस चरण के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। और अब दिन की तीसरी बड़ी खबर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और वामपंथी संगठनों के बीच की लड़ाई पुणे तक फैल गई है। पुणे यूनिवर्सिटी में कल रात एबीवीपी और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई से जुड़े छात्र गुटों के बीच झड़प हुई है। इस घटना के बाद 9 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। पहले डीयू में एबीवीपी और वामपंथी संगठन के बीच झड़प। कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा पुणे में एबीवीपी और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच मारपीट। क्या इसके पीछे कोई साजिश है या फिर ध्रुवीकरण की राजनीति? छात्र संघों के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो लड़ाई शुरू हुई, अब वो पुणे यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई है। कल देर रात पुणे यूनिवर्सिटी में एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई के छात्रों के बीच मारपीट हुई। पुणे के चतुश्रृंगी पुलिस स्टेशन में दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने 9 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार 9 छात्रों में से 5 छात्र एसएफआई के हैं, बाकी 4 एबीवीपी के हैं। दरअसल छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प की शुरुआत पोस्टर लगाने को लेकर हुई। एसएफआई यानी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के छात्रों के मुताबिक सेना के जवानों की पत्नियों के ऊपर बीजेपी एमएलसी प्रशांत परिचारक ने जो आपत्तिजनक बयान दिया था, उसी के विरोध में एक कार्यक्रम का आयोजन 27 फरवरी को किया गया, जिससे जुड़े पोस्टर वो चिपका रहे थे। उसी समय एबीवीपी के 25-30 लोग वहां आए और उनसे मारपीट करने लगे। एसएफआई के स्टूडेंट्स ने 5-6 स्टूडेंट्स से उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे से निदर्शन किया था। कुछ मतलब उसमें कुछ भी उन्होंने हंगामा नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। वहीं एबीवीपी के छात्रों का आरोप है कि एसएफआई के लोग एबीवीपी मुर्दाबाद के पोस्टर लगा रहे थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्होंने गाली गलौज और मारपीट की।
हमारे ओर से किसी छात्र को पीटा नहीं गया। आप हमको एक चीज समझनी पड़ेगी, जब जब विद्यार्थी परिषद पुणे विद्यापीठ में नक्सलवाद और दहशतवाद का निषेध करती है, उस हर चीज को ये ऑब्जेक्ट करते हैं क्योंकि ये लोग उसके समर्थक है। आज हमने उमर खालिद जिसके ऊपर देशद्रोह का संगीन आरोप है, उसका निषेध किया था, वो इनको पसंद नहीं आया। आपको याद दिला दें कि एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच इस लड़ाई की शुरुआत मंगलवार को दिल्ली के रामजस कॉलेज में हुई थी। उस दिन इतिहास विभाग में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के आरोपों से घिरे उमर खालिद को भी बुलाया गया था। लेकिन एबीवीपी के विरोध के बाद सेमिनार तो रद्द हो गया, लेकिन हंगामा जारी रहा। बुधवार को रामजस कॉलेज में एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों के बीच झड़प भी हुई थी, जिसमें कुछ छात्रों के अलावा पुलिस वाले भी घायल हुए थे। 5 खबरें देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के एटा में सिंथेटिक दूध की फैक्ट्री पर छापा मारकर 70 बोरी नकली दूध बनाने का पाउडर जब्त किया गया है। होली का त्योहार नजदीक आते ही नकली दूध बनाने का काम जोरों से शुरू हो जाता है। ऐसे में नकली दूध से आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। आप ये सोच रहे होंगे कि दूध को पानी की तरह क्यों बहाया जा रहा है। ये तस्वीर यूपी के एटा जिले की है। एटा में एसडीएम ने उधमपुर रामनगर में छापा मारकर तैयार किए गए 60 लीटर दूध को बहा दिया। वहीं इस गांव में एक ट्रक नकली दूध का पाउडर भी जब्त किया गया। मौके से पुलिस को रिफाइंड ऑयल और भारी मात्रा में केमिकल्स भी मिले। नकली दूध के व्यापार के आरोप में पुलिस ने रविंद्र नाम के युवक को हिरासत में लिया है। रिफाइंड ऑयल के टिन और वो बना हुआ 50-60 लीटर दूध मिला। हितेंद्र का मकान बताया गया है। उसके मकान से 70 बोरी पाउडर मिले हैं, जिनका प्रयोग नकली दूध बनाने में किया जाता है। अगर ये 70 बोरी नकली दूध के पाउडर जब्त नहीं होते तो इनसे करीब 25,000 लीटर नकली दूध बनाया जा सकता है। इससे लोगों की सेहत को कितना बड़ा नुकसान पहुंचता है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए होली के त्योहार में नकली दूध और नकली दूध से बनी मिठाइयों को लेकर खास तौर से जागरूक रहने की जरूरत है। और दिन की 5वीं बड़ी खबर खेल के मैदान से है। पुणे टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार हुई है। 13 साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने भारत को भारत की ही जमीन पर 333 रन से हरा दिया। नेथन लायन ने जैसे ही जयंत यादव का यह आखिरी विकेट झटका, टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया को हराने का सपना टूट गया। Only from the bowling aspect, I would say the batting was not up to standard, and that's certainly how we, shouldn't bat from here on. कप्तान साहब कह रही हैं कि बल्लेबाजों का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, लेकिन कप्तान साहब आपका भी प्रदर्शन तो ठीक नहीं रहा। आपने कप्तान होकर भी पहली पारी में 0 और दूसरी पारी में सिर्फ 13 रन बनाए। जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है वही फुस साबित हुआ। एक बार जरा विरोधी टीम के कप्तान की भी पारी देखें। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीवन ने उसी पिच पर एक पारी में 109 रन ठोक दिए। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम 285 रन पर ढेर हुई। इसके बाद जीत के लिए टीम इंडिया को 441 रन का लक्ष्य मिला, जिसका पीछा करते हुए टीम इंडिया का कोई भी खिलाड़ी पिच पर नहीं टिक पाया। चेतेश्वर पुजारा ने भारत की ओर से सर्वाधिक 31 रन बनाए। दूसरी पारी में नाथन ने 4 विकेट हासिल किए। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम 4 मैचेस की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। इस मैच में ओकीफ छाए रहे। ये किसी भी मेहमान गेंदबाज का भारतीय सरजमी पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, जिसमें सबसे ज्यादा सरगर्मियां देखी जा रही हैं, वो ये कि आखिरकार बीएमसी का किंग कौन होगा, कौन बनेगा बीएमसी का बॉस, मुंबई पर किसका राज होगा। इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। शिवसेना के नए नगर सेवकों की बैठक शुरू होनी थी शाम 4 बजे से, और बीजेपी भी जीत की खुशी मनाने में जुटी हुई है। फिलहाल तस्वीरों में आप देख रहे हैं उद्धव ठाकरे को पार्षदों के साथ शिवसेना की बैठक। इसमें तय किया जाएगा कि आखिरकार मेयर पद कैसे हासिल किया जाए बीएमसी का। सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही थी कि किसी तरीके का फॉर्मूला कांग्रेस के साथ मिल सकता है, लेकिन मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने तो ये कह दिया है कि शिवसेना ने उनसे संपर्क किया था समर्थन के लिए, लेकिन शिवसेना का साथ देने से साफ इनकार कर रहे हैं संजय निरुपम।
कांग्रेस किसी भी हालात में शिवसेना को समर्थन नहीं देगी, ये संजय निरुपम ने कहा है। इससे पहले कांग्रेस नेता गुरदास कामत भी इसी तरीके का सुर आलाप चुके हैं। उनकी तरफ से भी यही स्टेटमेंट जारी कर कहा गया कि कांग्रेस किसी हालत में शिवसेना को समर्थन नहीं देगी। क्या कहा संजय निरुपम ने, यह सुनिए। हम लोगों ने सर्वसम्मति से यह फैसला किया है, यह फैसला कल भी हमने किया था कि महापौर के चुनाव में, डिप्टी मेयर के चुनाव में कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ नहीं जा रही। जो बार बार इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है वो गलत है। हम सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, ये जो बात संजय निरुपम कह रहे हैं, जो गुरदास कामत ने कही थी, ये लोग कह रहे हैं कि देखिए हम किसी भी हालत में शिवसेना का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक जो फॉर्मूला सामने आया था कि जिस दिन मेयर का चुनाव होगा कांग्रेस सदन से जो बीएमसी है उससे बाहर निकल जाएगी। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या उस तरीके के एक फॉर्मूले की गुंजाइश अभी भी बाकी रह जाती है? जी हाँ, बिल्कुल वो गुंजाइश अभी भी बाकी है, क्योंकि भले ही आप संजय निरुपम ये कह रहे हैं कि जो है ये सारी खबरें गलत है कि कांग्रेस किसी तरह का समर्थन दे सकती है, लेकिन कांग्रेस के जो दूसरे वरिष्ठ नेता हैं अशोक चौहान और नारायण राणे, दोनों ने ही कल इस तरह के इंडिकेशन दिए थे। अशोक चौहान ने ये कहा था कि महाराष्ट्र सरकार से अगर शिवसेना समर्थन वापस लेती है तो हम कंसिडर कर सकते हैं समर्थन देने के लिए। नारायण राणे ने भी कहा था कि शिवसेना कोई हमारी परमानेंट दुश्मन नहीं है, राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, तो कंसिडर किया जा सकता है। तो इस स्थिति में अभी भी, हालांकि संजय निरुपम ने कैमरे पर तो ये बात कह दी है कि कांग्रेस किसी तरह का समर्थन नहीं देगी शिवसेना को, लेकिन पर्दे के पीछे अभी भी बातचीत जारी है और शिवसेना ने अप्रोच किया है कांग्रेस को समर्थन हासिल करने के लिए। ये बात खुद संजय निरुपम ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑन रिकॉर्ड मानी है। नहीं तो क्या शिवसेना को समर्थन देने के मुद्दे पर अब कांग्रेस की जो गुटबाजी थी, जिसे कहीं ना कहीं हार का ठीकरा फोड़ते हुए जिस पर नजर आ रहे थे सभी कांग्रेस के नेता, वो एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है? क्योंकि यहां पर भी अलग अलग नेता जो हैं वो अलग अलग सुर अलाप रहे हैं शिवसेना को समर्थन देने के मुद्दे पर। जितेंद्र जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दो ऐसे नेता हैं जो शिवसेना को समर्थन देने के मामले में खुले हुए हैं, अशोक चौहान और नारायण राणे। वहीं पर दो ऐसे नेता हैं जो कि इस बात पर चर्चा करने के भी खिलाफ है, वो है गुरदास कामत और संजय निरुपम। तो जाहिर तौर पर जिस तरह गुटबाजी चुनाव के दौरान हो रही थी, कैंपेनिंग के दौरान हो रही थी कांग्रेस के भीतर, वैसी ही गुटबाजी अब शिवसेना को समर्थन देने को लेकर दिखती नजर आ रही है। जी, तो कांग्रेस में गुटबाजी शिवसेना को समर्थन देने के मुद्दे पर, एक धड़ा जो कह रहा है बिल्कुल समर्थन नहीं देंगे, दूसरा धड़ा जो गिना रहा है कि गुंजाइश कहीं ना कहीं नजर आती है। और ऐसे में शिवसेना की पार्षदों की बैठक शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे इसमें मौजूद है। शिवसेना की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा इस बैठक में, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।